बांग्लादेश में हिंदू के बाद ईसाई, रॉकस्टार के पीछे जमाती कसाई। जेम्स के कॉन्सर्ट में लाइव पत्थरबाजी, जमातियों ने फेंकी कुर्सियां। एंट्री गेट तोड़ डाला। स्टेज पर चढ़े उपद्रवी जमाती। बांग्लादेश के फरीदपुर में जमात के तालिबानी चेहरे की तस्वीरें अलग अलग एंगल से देखिए। यहां मशहूर रॉक सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट होने वाला था। इससे ठीक पहले जमातियों की भीड़ ने जमकर बवाल काटा। फरीदपुर जिला स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की गई, जिसमें करीब 20 छात्र घायल हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि जेम्स किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकले और कॉन्सर्ट को रद्द करना पड़ा। जेम्स रात करीब 9:30 बजे मंच पर आने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले कट्टरपंथियों का एक ग्रुप जबरन कार्यक्रम स्थल में घुसा। हमलावरों ने मंच पर कब्जा करने की भी कोशिश की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संगीत आयोजनों के खिलाफ नारेबाजी की। बांग्लादेश में कट्टरपंथ की कायराना हरकत की ये तस्वीर पहली नहीं है। 18 दिसंबर को बांग्लादेश के धानमंडी में मौजूद छायानट के दफ्तर में भयंकर तोड़फोड़ की गई थी। तोड़फोड़ के बाद छायानट के दफ्तर में आग लगा दी गई। छायानट में कट्टरपंथियों की भीड़ ने खूब उत्पात मचाया था। ऐसे ही ढाका में उदीची शिल्पी गोष्ठी के हेड ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया गया था। छायानट में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद कलाकारों ने गाना गाकर कट्टरपंथियों का विरोध किया। बांग्लादेश की टॉर्चर फाइल्स में इस वक्त सबसे ज्यादा पीड़ित हिंदू हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। बांग्लादेश के जिहादी जमाती हिंदुओं की जान ले रहे हैं। हिंदू मॉब लिंचिंग के शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश से आई एक नई तस्वीर देखिए। जमाते इस्लामी के समर्थकों ने एक हिंदू शख्स को घेर कर मारने की कोशिश की है। ये मामला चांदपुर के पुरान बाजार इलाके का है, जहां इस्कॉन से जुड़े एक हिंदू शख्स को ईश निंदा के झूठे आरोपों में जान से मारने के लिए अटैक किया गया, लेकिन सेना के लाठीचार्ज के बाद उसकी जान बच गई। शख्स ने अपनी जान बचाने के लिए एक मंदिर में शरण ली है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन हिंदुओं पर अटैक न किया जाता हो। ये 4 तस्वीरें उसी की गवाही है। कभी दीपू को जिंदा जला दिया जाता है, तो कभी शील फैमिली का घर फूंक दिया जाता है, कभी हाथ में कलावा बांधने पर हिंदू लड़के की पिटाई होती है, तो कभी हिजाब न पहनने पर हिंदू महिलाओं को सरेराह बेइज्जत किया जाता है। बांग्लादेश चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही हिंदू टारगेट पर आ गए। उनतीस साल के अमृत उर्फ सम्राट मंडल को जिहादियों ने पीट पीट कर मार डाला। जिहादियों की जमात सम्राट मंडल को तब तक पीटती रही जब तक कि उसकी मौत न हो।
हादी की मौत के बाद हुई हिंसा में जिहादियों ने 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया। बांग्लादेश में हिंदू कितने अनसेफ हैं, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। घरों में आग लगी है, घर के बगल में बांग्लादेश का झंडा है और एक हिंदू लड़का जान बचाने की गुहार लगा रहा है। वो बार बार यही कह रहा है कि जैसे दीपू दास की हत्या हुई है, कहीं वैसे ही उसकी भी हत्या न कर दी जाए। बांग्लादेश है, अभी रात का वक्त है, दीपू चादर जैसे हमें भी खत्म कर देंगे। आप खुद देख सकते हो क्या हो रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि कोई हमें बचा सके। समझ नहीं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली संस्था ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज ने ईश निंदा के नाम पर हुई हिंदुओं के खिलाफ हमले, हत्याओं के आंकड़े जारी किए हैं। अगस्त 2024 से जून 2025 तक 2442 से ज्यादा हमले सामने आए, जिनमें 27 हत्याएं और कई मंदिरों पर हमले शामिल हैं। इस साल जून से अब तक ईश निंदा के 71 मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े डराने वाले हैं। भारत सरकार ने भी बांग्लादेश के सामने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ हो रहा दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। इस तरह का फेक नैरेटिव फैलाकर हिंसा करने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। भारत बांग्लादेश में फैलाई जा रही भारत विरोधी झूठी कहानी को खारिज करता है। वहां कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है। Anti-India rhetoric, you would have seen also in the last several days we have issued a couple of or more than couple of statements. We have rejected the false narrative that has been projected in Bangladesh. You would understand that law and order or security situation or the developments that are happening in Bangladesh is the responsibility of the government of Bangladesh, and to portray a narrative where things go in some other direction is completely false, and we reject that. जिहादी जमात के काले कारनामों के दाग यूनुस के दामन पर खुलकर दिख रहे हैं, इसलिए अब वो दिखावे की कार्रवाई में जुट गया। दीपू दास नरसंहार केस में छिटपुट गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। ढाका की मधुर कैंटीन में तोड़फोड़ के आरोपी कट्टरपंथी को भी अरेस्ट कर लिया गया। जिहादियों पर एक्शन दिखाने के लिए मौलाना अताउर रहमान को जेल भेज दिया गया। लेकिन अब यूनुस कुछ भी कर ले, उसकी दाल नहीं गलने वाली। सेक्युलर चोले के पीछे उसका कट्टरपंथी कैरेक्टर सामने आ चुका है। এই মত যদি করে থাকে সবার আগে এনসিপি নেতারা করছে, সবার আগে এনসিপি নেতাদের গ্রেফতার করেন, এরপরে শিবিরের নেতাদের গ্রেফতার করেন, এরপরে এই বিএনপির যারা আছে এদের গ্রেফতার করেন। बांग्लादेश में उस्मान हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। इनकलाब मंच लगातार प्रदर्शन कर रहा है। शाहबाग चौराहे पर जाम लगा दिया गया। हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने तक मैदान न छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी गई। बांग्लादेश में यूनुस का तालिबानी चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये बात साफ है कि हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के पीछे यूनुस की जिहादी सोच है। बांग्लादेश चुनाव में भी यूनुस फंसते नजर आ रहे हैं। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका से ऐलान कर दिया कि उनके पास बांग्लादेश और उनके लोगों के लिए एक प्लान है। আপনাদের সকলের সামনে আমি বলতে চাই, আই হ্যাভ এ প্ল্যান। আমরা দেশের শান্তি চাই, আমরা দেশের শান্তি চাই, আমরা দেশের শান্তি চাই। মার্টিন লুথার কিং নাম শুনেছেন না আপনারা? মার্টিন লুথার কিং, তার একটি বিখ্যাত ডায়লগ আছে, আই হ্যাভ এ ড্রিম। আজ এই বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আপনাদের সকলের সামনে আমি বলতে চাই, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন সদস্য হিসাবে আপনাদের সামনে আমি বলতে চাই, আই হ্যাভ এ প্ল্যান।
for the people of my country, for my country. तारिक ने सीधे तौर पर खुद को भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश नहीं किया, लेकिन 17 साल बाद उनकी वापसी को बीएनपी के नेतृत्व पर दोबारा दावा करने और जन समर्थन जुटाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। 17 साल बाद तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश की किस्मत अब 3 धड़ों में बंट चुकी है। एक और नाहिद इस्लाम की एनसीपी है, दूसरी तरफ जिहादी जमात की टोली है जिसके पलड़े पर यूनुस बैठा है, और तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग धड़ा कट्टरपंथी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी का है। तारिक रहमान की मौजूदगी के बाद लोगों की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ढाका में अब 2 कट्टरपंथियों की टक्कर होने वाली है और दोनों का खूनी इतिहास सबसे ज्यादा हिंदुओं को डरा रहा है। इस बीच अमेरिकी डीप स्टेट के बांग्लादेश में तख्तापलट या इंटरफेरेंस की खबर चर्चा में है। बांग्लादेश चुनाव में अमेरिकी डीप स्टेट से जुड़ा संगठन इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट बांग्लादेश चुनाव में खेला करने की फिराक में है। आईआरआई की टीम ने पिछले दिनों बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस, चुनाव आयोग, बीएनपी, जमाते इस्लामी, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश और दूसरे दलों से मुलाकात भी की है। आईआरआई के एक विवादित सर्वे के मुताबिक दिसंबर 2025 में मोहम्मद यूनुस और अंतरिम सरकार को भारी समर्थन दिखाया गया। सर्वे के मुताबिक 69% लोगों ने यूनुस के कामकाज को अच्छा बताया, जबकि 70% ने अंतरिम सरकार की तारीफ की। आईआरआई का सर्वे भारत के लिए नेगेटिव छवि बनाने की कोशिश भी कर रहा है। बांग्लादेश के दोस्तों के लिस्ट में भारत सबसे नीचे है, जबकि रूस, चीन और यहाँ तक कि पाकिस्तान टॉप पर है। आईआरआई का सर्वे भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव को दिखा रहा है, जो यूनुस सरकार के वक्त बढ़ा है। आईआरआई के सर्वे में वो यूनुस अच्छा है जो हिंदुओं पर हमले रोक पाने में नाकाम है। वो यूनुस अच्छा है जो भारत के खिलाफ जहरीले बयानों को रोक पाने में नाकाम है। आईआरआई का सर्वे बीएनपी को 33% और जमाते इस्लामी को 29% समर्थन दिखाते हैं, जो अवामी लीग के बिना चुनाव में इस्लामी ताकतों के उभार की ओर इशारा करता है। आईआरआई जैसे संगठन सॉफ्ट पावर से अमेरिका को फायदा पहुंचाते हैं, जैसे बांग्लादेश को चीन के बीआरआई से दूर रखना या इंडो पैसिफिक में अपनी पोजीशन मजबूत करना। कुल मिलाकर आईआरआई और उसका सर्वे बांग्लादेश के चुनावी नैरेटिव को इफेक्ट कर रही है, लेकिन तारिक रहमान प्रधानमंत्री की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं। इसलिए जमात और यूनुस की नजर में सबसे ज्यादा खटक रहा है। इसलिए जमात कभी भी ढाका में दंगा पार्ट 2 लॉन्च कर सकती है। चुनाव रोकने के लिए कभी भी खूनी खेला शुरू हो सकता है।